नमस्कार दोस्तों, भारत सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सब लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं पॉलिटी पर आज से एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूंगा, जो कि आरओ एआरओ प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है। तो आज उस टेस्ट सीरीज़ का पहला अंक लेकर आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। तो आज अपनी ये टेस्ट सीरीज़ प्रारंभ करने से पहले मात्र 2 मिनट की मैं आपसे एक बात कर लूँ। देखिए, टेस्ट सीरीज़ के बारे में मैंने आपको विस्तार से बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। देखिए दोस्तों, टेस्ट सीरीज़ लेने के लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आप जिस संस्थान की या जिस सोर्स से टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं, आप वहाँ से लें। लेकिन मैंने अपनी पिछली वीडियो जो पूरी टेस्ट सीरीज़ पर ही आधारित थी, उसमें मैंने आपको विस्तार से समझाया था कि कोई भी जब आप टेस्ट सीरीज़ लेंगे, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। यदि आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिया है। कोई भी टेस्ट सीरीज़ प्रारंभ करने से पहले आप वो वीडियो मेरी एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि उस वीडियो में इसी बात को समझाया गया है कि यूपीपीएससी आयोग की जितनी भी परीक्षाएं हैं, उसके लिए हमें किस प्रकार की टेस्ट सीरीज़ का चयन करना चाहिए। कोई भी टेस्ट सीरीज़ आपको आंख बंद करके नहीं ले लेनी होती, क्योंकि हर टेस्ट सीरीज़ का कोई स्तर होता है। कोई टेस्ट सीरीज़ आपकी राज्य स्तर की है, तो कोई केंद्र स्तर की, और कोई टेस्ट सीरीज़ ऐसी भी होती है जो आपकी राज्य स्तरीय परीक्षाओं से निम्न स्तर की होती है। तो आपको कोई भी टेस्ट सीरीज़ के लेने में किन बातों का ध्यान रखना है, यही मैंने अपनी इस वीडियो में बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो पहले आप मेरी वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद आप जिस सोर्स से चाहें टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। अब एक 30 सेकंड की चर्चा हम इस पर भी कर लेते हैं कि आपको मेरी ही टेस्ट सीरीज़ क्यों लेनी चाहिए। मेरी टेस्ट सीरीज़ में ऐसी क्या विशेषता है जो आपको बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकती है आरओ एआरओ परीक्षा के लिए। तो देखिए, इसकी जो सबसे पहली विशेषता है, वो है प्रश्नों की विविधता। मेरी टेस्ट सीरीज़ में आपको 3 प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। पहले एकदम नए प्रश्न होंगे जो अब तक किसी परीक्षा में पूछे नहीं गए हैं, लेकिन आगामी परीक्षाओं में उनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। दूसरा, इसमें आपको पीवाईक्यू का एक अच्छा कलेक्शन मिलेगा। इसमें आपको वो सभी पीवाईक्यू मिल जाएंगे जो विगत परीक्षाओं में भी बार-बार रिपीट हुए हैं और आगामी परीक्षा की दृष्टि से भी वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और तीसरे, इसमें आपको स्पेशल प्रश्न मिल सकते हैं। स्पेशल प्रश्न का तात्पर्य यह है, ऐसे प्रश्न जो आपको आसानी से किसी पुस्तक में नहीं मिल पाते और वो आपको किसी अन्य सोर्स से भी जल्दी से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। उसके लिए आपको गूगल करना पड़ता है, तब भी आप सभी प्रश्नों के हल नहीं निकाल पाते। ऐसे प्रश्न भी आपको मेरी टेस्ट सीरीज़ में मिल जाएंगे। तो चलिए, बिना समय व्यर्थ किए अपनी पॉलिटी विषय की आज पहली टेस्ट सीरीज़ हम प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, 1922 में किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी? तो यह मांग की थी महात्मा गांधी ने, और यह मांग संविधान सभा के संदर्भ में की गई थी। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए आप, किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में यह मांग की कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए? तो यह मांग की गई थी मोतीलाल नेहरू द्वारा। प्रश्न नंबर 3, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1936 में ऐसा प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा पारित किया गया था। प्रश्न नंबर 4, वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू ने ये मांग की थी। प्रश्न नंबर 5, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो 1942 में ऐसा निर्णय क्रिप्स योजना के अंतर्गत लिया गया था। और यहाँ एक तथ्य और मैं आपको बताता चलूँ कि भारतीय संविधान सभा को सर्वप्रथम मान्यता देने वाला जो था, वो अगस्त प्रस्ताव था। अगस्त प्रस्ताव, और यह 1940 में आया था। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। ये कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आई थी, मार्च 1946 में। इसके द्वारा इसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। प्रश्न नंबर 7, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का बंटवारा किस प्रकार होना निश्चित हुआ?
आपके विकल्प ये हैं: ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नर क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि या उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि जब संविधान सभा बनी थी तो उसमें जो टोटल मेंबर अप्रूव हुए थे वो 389 थे। और 389 इस तरह थे कि 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश प्रांत के थे और 93 प्रतिनिधि देशी रियासतों के थे और 4 प्रतिनिधि कमिश्नर आयुक्त वाले क्षेत्रों से थे। तो कुल मिलाकर हो गए 389। अगला प्रश्न है हमारा, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? अभी ऊपर मैं बता चुका हूँ आपको, 389 थे। अगला प्रश्न नंबर 9, संविधान सभा के सदस्य डैश प्रतिनिधि थे। 4 विकल्प हैं: जनता द्वारा सीधे निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा इसलिए निर्वाचित थे क्योंकि इनका जो निर्वाचन हुआ था वो प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 10, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? संघीय व्यवस्थापिका, प्रांतों की विधानसभा, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको पिछले प्रश्न में बता चुका हूँ, प्रांतों की विधानसभा ने इनका निर्वाचन किया था। प्रश्न नंबर 11, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण से किया? तो इसके 4 विकल्प हैं: मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम नेता को बनाना चाहती थी, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व न मिलने के कारण मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए अलग संविधान सभा चाहती थी, और उपर्युक्त सभी। तो उसका विकल्प सही हो जाएगा, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी, जिस कारण उसने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। अब प्रश्न नंबर 12 है हमारा, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो इसका सही उत्तर है 208 प्रतिनिधि कांग्रेस के जीते थे संविधान सभा के निर्वाचन में, और मुस्लिम लीग के 73 सदस्य इसमें निर्वाचित हुए थे। यद्यपि उन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, परंतु मुस्लिम लीग के 73 कैंडिडेट जीते थे और कांग्रेस के 208 जीते थे। प्रश्न नंबर 13, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो इसका सही उत्तर है 299। 389 जो टोटल थे सदस्य, जिसमें से 73 सीट जीत ली थी मुस्लिम लीग ने, लेकिन मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया, जिस कारण सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई थी। और यहाँ एक तथ्य और ध्यान रखिए आप, कि जब संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर किए तो केवल 284 व्यक्तियों ने 284 सदस्यों ने ही हस्ताक्षर किए थे संविधान की मूल प्रति पर, क्योंकि उस दिन 284 मेंबर ही संविधान सभा में उपस्थित थे और ऐसे हस्ताक्षर संविधान की 3 प्रतियों पर किए गए थे। अब प्रश्न नंबर 14 देखिए आप, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था, हैदराबाद ने। प्रश्न नंबर 15, संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे। प्रश्न नंबर 16, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सितंबर 1946। देखिए, संविधान सभा के चुनाव की घोषणा अगस्त 1946 में हुई थी और अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ, जबकि मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया और 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग इसमें शामिल हो गई थी। अगला प्रश्न आपका, प्रश्न नंबर 17, मुस्लिम लीग कब अंतरिम सरकार में शामिल हुई? तो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ
कि 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुई थी, तो उसका विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन शुरू हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी और इसमें सबसे वरिष्ठ जो सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें इसका अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था और ये प्रथा फ्रांसीसी प्रथा के अंतर्गत अपनाई गई थी। और इसके 2 दिन पश्चात 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष घोषित कर दिया गया था। अब अगला हम देखते हैं प्रश्न नंबर 19, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कितनी अवधि तक चला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक। प्रश्न नंबर 20, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और प्रश्न नंबर 21 है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? यह भी मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 22, संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था। 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। प्रश्न नंबर 23 है आपका, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की? तो इसका सही उत्तर है 13 समितियां नियुक्त की गई थी। प्रश्न नंबर 24 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी और इसने अपना प्रारूप तैयार करके जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो फरवरी 1948 में प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25 और इस टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न, प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही उत्तर है 7 हमारे प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या थी, जिसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो कैसी लगी आपको आज की पहली टेस्ट सीरीज़? मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि ये अच्छी लगी है तो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। आप इसमें कुछ बदलाव चाहते हैं, आपकी कुछ और अपेक्षाएं हैं इसके साथ, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्योंकि आज ये टेस्ट सीरीज़ का पहला दिन था, इसलिए आज मैंने मात्र 25 प्रश्न दिए हैं टेस्ट सीरीज़ में। पॉलिटी की जितनी भी टेस्ट सीरीज़ आएंगी आगे, सब में आपको 40 प्रश्न मिलेंगे। यहाँ मेरा आपसे एक अनुरोध यह है कि जो भी टेस्ट सीरीज़ मैं आपको दे रहा हूँ वो आप रोज़ लगाइए, उसमें आप कोई कोताही ना बरतें, आप रोज़ करें और उसका रिवीजन भी करते रहें। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपका एक काफ़ी अच्छा कलेक्शन प्रश्नों का तैयार हो जाएगा। यहाँ मेरी आप लोगों को केवल एक ही सलाह है कि आप ये टेस्ट सीरीज़ डेली सॉल्व कीजिए। जो टेस्ट सीरीज़ आपको मिल रही हैं आप उसे डेली सॉल्व करते रहेंगे तो ये आपके लिए एक वरदान जैसा साबित होगा। यदि आपको ये टेस्ट सीरीज़ अच्छी लगी है और आप चाहते हैं इसी तरह मैं डेली टेस्ट सीरीज़ अपलोड करता रहूँ, तो आप मेरे चैनल भारत सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। देखिए, मेहनत करना यहाँ मेरा काम है, आपके लिए मेहनत मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे चैनल को शेयर करना ये आप लोगों का काम है। तो जल्दी मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।